नमस्कार। कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और अमर उजाला की इस खास चुनावी कवरेज में इस देश की अलग अलग लोकसभा सीटों पर जाकर मतदाताओं से बात करने का हमारा जो क्रम है वो बदस्तूर जारी है। और इसी क्रम में हम घोसी लोकसभा में मौजूद हैं। सुबह से तमाम तस्वीरें आपको दिखाई, ढेर सारी चर्चा की, लेकिन इस बीच में हमको लगा कि इस देश के उन युवाओं से भी बात कर लेनी चाहिए जो इस देश का न सिर्फ भविष्य है बल्कि भविष्य की सरकार को भी बनाने वाले हैं। युवाओं के अपने हिस्से की बात होती है। ये पूछने की बजाय कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये बेहतर है पूछना कि ये आने वाली सरकार से क्या चाहते हैं, कौन सी ऐसी कमी है जिसको सबसे पहले ठीक कर देना चाहिए, या कौन से ऐसे सवाल हैं जो ये उठा रहे हैं और क्या इन तमाम सवालों के जवाब इस सियासत में इनको दिखाई भी देते हैं या नहीं देते। और यही सब कुछ जानने के लिए लगातार इस घोसी लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में हम पहुंच रहे हैं। मऊ में हम मौजूद हैं और बिना किसी देर के अगर मैं कहूं तो इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। और तमाम लोग हमारे सामने, जो मैंने शुरू में कहा, मैं वहीं से शुरू करता हूं कि युवाओं के हिस्से का मुद्दा क्या है चुनाव में। सर, हम जैसे कि युवाओं की अगर बात हो रही है तो सबसे बड़ा जो हम लोग का मुद्दा कभी भी युवाओं को हम लोग ये लेके आते हैं तो रोजगार। जो हम लोग को रोजगार किस माध्यम से हो रहा है उस पे पहले ध्यान देना चाहिए। रही बात हम लोगों की, जब हम लोग यहाँ पे डिग्री कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हम लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 का सामना कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं NEP 2020 में चाहे वो कंप्यूटर स्किल हो, वोकेशनल सब्जेक्ट हो, इन चीज़ों को फोकस किया गया है ताकि वो स्वामित्व जो कहा जाता है कि स्वावलंबी भारत बने, ऐसे ही रोजगारों पे फोकस हो रहा है। और भी हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में सरकार एक अच्छी खासी वैकेंसियाँ ले आए जो और भी ज़्यादा युवाओं को रोजगार देने का कार्य करें। जैसे आपने कहा, आपका नाम दोस्त? हाँ, मेरा नाम ओमकार सिंह है। ओमकार, जैसे आपने कहा ना कि रोजगार पर हम चाहते हैं कि काम हो, आपके हिसाब से अभी स्थितियां क्या हैं? अब ये रोजगार है, नहीं है, कम है, ज्यादा है, परिस्थिति क्या नजर आती है? रोजगार कहीं न कहीं देखा जाए सर, सबके मानसिकता में बनी हुई है कि सरकारी रोजगार चाहिए। और रही बात जो प्राइवेट सेक्टर में, सब कहीं कोई भी जल्दी प्राइवेट सेक्टर में जाना नहीं चाहता। प्राइवेट सेक्टर में अनशिप भी होते हैं। जैसे अभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जब हमारे देश में आई थी, तो हुआ क्या था कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे, वो उनको हटा दिया गया, बिना किसी वेतन के, बिना भी वेतन दिए हटा दिया गया। लेकिन अपितु जो सरकारी जो कर्मचारी थे, उनको रखा गया था और उनको वेतन दिया जा रहा था। तो सबकी आज से नहीं, बहुत पुरानी समय से ही सबकी मानसिकता ये बनी हुई है कि हमें रोजगार चाहिए और रोजगार वो भी गवर्नमेंट चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं हम युवाओं को भी ये सोचना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट के पास इतना रोजगार नहीं है गवर्नमेंट देने के लिए, मतलब सरकारी नौकरी देने के लिए, तो हमें जो हमारे निजीकरण है, मतलब जो हमारे प्राइवेट कंपनियाँ हैं, प्राइवेट सेक्टरों में जाके भी रोजगार करनी चाहिए। हमें स्वावलंबी भी होना चाहिए। जब आप आए तो हर कोई बोलता प्रधान जी आ गए, ऐसा क्यों? पहले से ही हैं तो बोलते रहते हैं। पिताजी पहले से ही थे। अच्छा, आपके पिता राजनीति में, क्या नाम आपका? आलोक चौहान। आलोक, यही पूछता हूँ, क्या सोचकर वोट डालोगे? यही सोच कर कि हमें एक अच्छा कुछ सोचोगे नहीं सोचोगे? किसको वोट करोगे, बताओगे? वोट देंगे उनको जो हमारे भविष्य में कुछ हमारे लिए करें। और क्या चाहिए भविष्य में बेहतर बनाने के लिए? शिक्षा, अच्छी शिक्षा और रोजगार चाहिए। हाँ। शिक्षा में क्या बेहतर होना चाहिए? क्या अभी लगता है कम है? अभी दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है ना कि कॉलेज में यहाँ पर जिसका एमए हम खुद कर रहे हैं, एमए के बाद यहाँ पर क्लासेज नहीं, तो कोर्स आगे के कोर्स है ही नहीं, तो हमको दूसरी यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा करने के लिए। कहाँ जाते हो पढ़ने फिर आगे? अब जाएंगे बनारस या लखनऊ, यही नहीं करेंगे। अब हम सोचते हैं कि खुद अपने जिले में ये सब सुविधाएं मिले तो अच्छा होगा, इतना यही नहीं रहेगा। आपका नाम? शुभम सिंह। जी, तो हम यही चीज पूछ रहा हूँ मैम कि आप लोगों के हिस्से का मुद्दा क्या है, पहली बात, और दूसरा, युवा क्या सोचकर वोट डालता है? युवा अपने विकास के लिए और समाज के विकास के लिए वोट डालता है। इसको मतलब ध्यान में रख के वोट डालता है। जैसे विकास के, जैसे अभी जो NEP हमारा लागू हुआ है, इसमें बहुत सारे सुधार हैं। इसके वजह से जैसे बच्चे पहले एक विषय से पढ़ पाते, जैसे MA जो कर रहा है वो एक विषय पढ़ पाता था, अब जो है उसके साथ साथ अलग फैकल्टी से भी वो पढ़ाई कर सकता है। इससे मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों में विकास हो रहा है और इससे असर पड़ेगा। अभी नया है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे बच्चे अभी समझ नहीं पा रहे हैं उसको। अभी समय लगेगा, साल, 1.5 साल, 2 साल जितना लगे,
लेकिन आने वाले भविष्य में इससे सुधार होगा। तो जैसे आपने कहा कि अभी लोग नहीं समझ पा रहे, अगर सियासत के तौर पर देखा जाए, क्योंकि अब सब समझते हैं चुनाव का दौर है, क्या इसका नुकसान भी होता है कि कोई पॉलिसी ऐसे समय पर आ जाए जब चुनाव हो रहे हों और लोगों को समझ ना आ रही हो, तो कंफ्यूजन से नेगेटिव भी होता है? बिल्कुल होता है, नेगेटिव होता है। हम्म। जी, नेगेटिव जैसे अभी मान लीजिए एनईपी लागू हुआ, हम्म। चुनाव आ गया, हम्म। बच्चे समझ नहीं पाए। हम्म। बच्चे सोचेंगे क्या फालतू का चीज़ आ गया, क्या चीज़ आ गया, ये मतलब इससे तो कुछ होने ही वाला नहीं है, हमको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, हमको बिगाड़ दिया गया, ये वो पूरा देश भर के मतलब बच्चों के दिमाग में चलती हैं। इससे चुनाव का नुकसान होता है। चुनाव से पहले जैसे ही मतलब अगर मान लीजिए कोई सरकार बनती है, वो सरकार बनते ही कुछ बदलाव तुरंत करती है, तो मतलब 5 साल बीतते-बीतते उसमें काफ़ी बदलाव दिखता है, तो फिर वो अगला संभव बनता है कि हाँ, ये हो सकता है, फिर दोबारा इनको आना चाहिए। तो योजनाएं लेट आने का नुकसान होता है। बिल्कुल होता है। आपका नाम? शुभम गुप्ता नाम है। हाँ, शुभम, वही सवाल है, क्या मुद्दा है आप लोगों के हिस्से का? सबसे पहले को मैं एक छात्र हूँ और हर एक छात्र पढ़ाई के बाद रोजगार चाहता है। तो फर्स्ट टाइम यही है कि अधिक से अधिक अपने प्रदेश में रोजगार हो, अपने लोकसभा क्षेत्र में रोजगार मिले, जिससे कि हमारे जो पढ़े लिखे युवा हैं वो रोजगार पाके अपना भविष्य बना सकें। और साथ ही जो बात रही एनईपी की, विद्यार्थियों ने कहा कि एनईपी में कुछ चीज़ों को सुधार करनी चाहिए, मेरे जैसे लगता है। जैसे कि एनईपी में वर्ष में 4 बार पेपर कराया जाता है और पेपर के साथ साथ 4 बार आवेदन भी कराया जाता है। एडमिशन हुआ, बोर्ड फॉर्म हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में एडमिशन बोर्ड फॉर्म हुआ, ऐसे करके। तो मैं ये चाहता हूँ कि सारी चीज़ें एडमिशन बोर्ड फॉर्म एक ही साथ हो जाए। हम भले हमारा पेपर 4 बार लिया जाए, उससे विद्यार्थी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार जो पैसा लिया जा रहा है इसको थोड़ा सा व्यवस्था की जाए। और जैसे कि इस सरकार या कोई भी सरकार हो, मैं उस सरकार से ही कहूँगा कि मैं एक छात्र नेता होने के नाते अपने लोकसभा में अधिक से अधिक युवाओं को मौका दिया जाए जो अपने लोकसभा के चुनाव लड़ सके और हम जैसे युवाओं की अपनी बात लोकसभा में जाके रख सके। जैसे कि वर्तमान उदाहरण में दे रहा हूँ, रविंद्र सिंह भाटी हैं और आपका निर्मल चौधरी जी हैं। ऐसे युवा हैं जो उनको मौका देना चाहिए लोकसभा में। उनको तो किसी ने मौका नहीं दिया, इसलिए वो निर्दल आ गए ना लड़ने। हाँ, तो युवा है तो वो स्वयं लड़े ना, मौका नहीं दिया ठीक है, लेकिन अन्य मैं उनसे यही नहीं कहूंगा कि मौका दीजिए हमें भी। अगर वो क्योंकि आपने बात छेड़ दी, मैं एक सवाल और पूछता हूँ। उत्तर प्रदेश में कई युवा ये बोलते हैं कि छात्र संघ चुनाव हर जगह होने चाहिए, कई जगहों पर नहीं होते हैं, कई कॉलेजों में प्रतिबंध है, उसको लेकर क्या राय? मैं यही चाहूँगा कि छात्र चुनाव होना हर एक छात्र के लिए अति आवश्यक है। अगर हमारा छात्र चुनाव नहीं हो रहा है तो जो विद्यार्थी हैं वो अपनी समस्या किससे कहेंगे? अपने बीच में रहने वाले छात्र ही कहेंगे जो उनका लीडरशिप करता, उन्हीं से कहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर छात्र चुनाव नहीं हो रहा है तो हमारे महाविद्यालय में या अन्य कहीं भी महाविद्यालय में वो छात्र कहाँ किसके पास जाएंगे? हर एक प्रचार पर जाते हैं कि वो हर एक समस्या को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कुछ समस्या ऐसी होती है जो उनके बीच के रहने वाले छात्र समस्या का समाधान कर सकता है। एक चीज और, जब आपने कहा कि नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद कई बार फीस दी जाती है, कई बच्चों से हम लोग हर जगह जाकर युवाओं से बात कर रहे हैं, कई बच्चों ने एक चीज और कही कि शिक्षा महंगी होती जा रही है, पहुंच से बाहर होती जा रही है। क्या इसको लेकर दिखाई देता है कोई भी, मैं किसी एक दल का नाम नहीं ले रहा, कोई भी दल ये बात करे कि हम किसी तरीके के रजिस्ट्रेशन फीस को, हम किसी तरीके के फॉर्म को, हम किसी तरीके की कॉपी किताबों की कीमत को कम करेंगे, ये मुद्दा कहीं दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देता है। अगर एक गरीब विद्यार्थी पढ़ रहा है तो उसके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। नहीं नहीं, ये मुद्दा आपके बीच में तो है, मैं पूछ रहा हूँ कोई राजनीतिक दल उस पर बात करता दिखता है? हाँ, नहीं, कोई नहीं करता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारी नई शिक्षा बात पे और जो हमारी बढ़ती हुई फीस को कम करने की बात करे, उस सरकार को हम लोग सहयोग करें। वो तो बात हो कहाँ रही है, कहीं बात दिख रही है वैसे? एकदम नहीं दिख रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ। और ये सबसे ज़्यादा ये मुद्दा होना चाहिए। सबसे बड़ा स्टूडेंट का ही होता है कि आज कहीं न कहीं युवा का सबसे ज़्यादा जो पढ़ाई के लिए उनके फीस को लेके होता है। और कहीं न कहीं अब देखा जाए स्कॉलरशिप भी जो स्कॉलरशिप से भी बहुत से विद्यार्थी वंचित रह जा रहे हैं। यहाँ कौन बात करना चाहेगा? हाँ, क्या नाम आपका? नीरज चौधरी। नीरज, वही सवाल है, कौन सी ऐसी चीज है, मतलब आपको लगता है बतौर युवा, और मैं वापस बोल रहा हूँ, मुझे ना ये नहीं पूछना कौन जीतेगा कौन हारेगा, हम 15-20 लोग मिलकर किसी भी लोकसभा का परिणाम तय नहीं कर सकते। युवाओं के हिस्से का मुद्दा क्या है, आप लोगों के हिस्से का मुद्दा क्या होना चाहिए? जैसे एक छात्र होने के साथ साथ मैं बता रहा हूँ कि हर एक युवा चाहता है कि मैं पढ़ लिख कर कोई बढ़िया नौकरी करूँ, कोई भी युवा। तो सर मैं जहाँ तक जैसे हर जगह जैसे कोई भी हॉस्पिटल हुआ, मतलब
अन्य रिक्त रिक्त स्थान हर जगह संविदा पर चल रहे हैं, संविदा पे। और ये संविदा को हटाकर उस रिक्त स्थान को क्यों नहीं नौकरी में बदला जाए, इसको नौकरी में बदला जाए तो वो संविदा का क्या फायदा है सरकार को कि जो सैलरी उनको 30-40 हजार देनी पड़ती थी ऐसे, और ऐसे क्या हो रहा है कि 12-10 हजार में भाई कोई मजबूरी में करेगा ही करेगा, ऐसे ही चल रहा है सर। तो मेरा यही सरकार से, कोई भी सरकार को अपील है कि ऐसे रिक्त स्थान नौकरियों को जगह दिया जाए युवाओं को। आप बोल रहे हो कि संविदा नौकरियां नहीं होनी चाहिए। एक चीज बताओ मुझे थोड़ा सा, क्यों अधिकतर, जो अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने भी कहा, अधिकतर लोग नौकरी मतलब सरकारी नौकरी ही चाहते हैं? इसलिए भैया ने खुद ही बता दिया कि प्राइवेट में क्या होता है कि कोई मतलब भरोसा नहीं होता है, कब कंपनी डूब भी सकती है, कंपनी आगे भी जा सकती है। जब कंपनी कोई खुलता है तो उसका कोई भरोसा नहीं रहता है कि चलेगा कि नहीं चलेगा। कोई अगर वहाँ 1000 मजदूर काम कर रहे हैं तो जब तक चल रहे हैं तब तक ठीक है, अगर नहीं चलेगा तो फिर उनको घर आना पड़ेगा। जैसे अभी देख लीजिए ये इम्परदहा में जो मिल खुली थी कुछ साल पहले, बंद हो गई मिल, तो कितने मतलब बहुत आसपास के लोग जैसे जाते थे मिल में, बहुत बहुत दूर से भी आते थे, सब मतलब बेरोजगार हो गए हैं। उन लोग की अब वही क्या बताया जाए, सरकारी स्थिति नौकरी में खराब हो मतलब गई। आपको जॉब सिक्योरिटी दिखती है, बेहतर स्थायित्व दिखता है, इसलिए उधर देखते हैं, है ना? जी जी। ठीक है। आप लोग, हाँ, आगे ही आ जाइए। क्या नाम आपका? आजम अंसारी। आजम, सवाल सबसे वही है मोटा मोटा कि चुनावों के दौर में आप लोगों के हिस्से का मुद्दा क्या है? देखिए हम लोग छात्र हैं, सबसे बड़ी हम भारत के भविष्य हैं, हम इस देश के नौजवान हैं। हमें शिक्षा के साथ साथ राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, हमें रोजगार भी चाहिए, क्योंकि रोजगार से ही सब कुछ है सर। क्योंकि हम अगर शिक्षा प्राप्त करें, जब तक हमारे माता पिता रोजगार नहीं करेंगे तब तक हमें अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं करा पाएंगे। और वर्तमान में किसी की भी सरकार रही, कोई भी राजनीतिक दल रहा है, शिक्षा की बात नहीं करता है, ओनली वन वो अपने पार्टी अपने नेताओं की बात करता है। मैं चाहता हूं कि इस देश में, इस देश के हर नौजवान शिक्षित हो, बहन बेटियां सुरक्षित हो, राजनीति करे, शिक्षा से जुड़े, समाज से जुड़े, ताकि एक देश को अपने, हम भारत के भविष्य हैं, आने वाला कल हमारा, हमारे भाई बहनों का सब स्वस्थ एवं मस्त रहे। हम आने वाली सरकार जो है, जो वर्तमान में निवर्तमान में सरकारें रहे, हम उनसे उम्मीद करते रहे कि हम छात्र संघ के लोग, छात्र संघ का चुनाव हो, छात्र संघ के चुनाव से जब तक हम बोलने की ताकत कुव्वत जो महाविद्यालय से प्राप्त होती है, वही हम आगे जाके सदन में बोलेंगे। जो छात्र संघ की खेती से जाता है वो राजनीति करते करते अपने नौजवान भाई बहनों के लिए आवाज उठाता है। लेकिन ये सरकारें छात्र संघ चुनाव बंद कर दी, और छात्र संघ चुनाव बंद करने के बाद नौकरियां कहीं सब फ्यूज रहा, पेपर लीक होता रहा। मैं इसी सरकार से, अब पुनः एक बार सरकार बनने जा रही है जिसकी भी, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि हम छात्रों की बात के लेकर थोड़ा सा वो लगे, क्योंकि छात्र जो भी है पढ़ेगा जब तक तब बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा नहीं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अनपढ़ों के कोई पूछता नहीं है भैया। जैसे आपने ना बड़े साफ तरीके से एक बात कही, मुझे एक चीज और समझाओ। जैसे आपने कहा कि हम लोगों के हिस्से की बात कोई नहीं करता, तो हम चाहते हैं कि कोई शिक्षा की बात करे। जब कोई आप लोगों के हिस्से की बात नहीं करता, जब आपको किसी के मैनिफेस्टो में शिक्षा की बात नजर नहीं आती, सरकारी फॉर्म को सस्ता करने की बात नजर नहीं आती, पेपर लीक की बात नजर नहीं आती, जब आपको तमाम स्टेशनरी किताबों के दाम कम करने की बात नजर नहीं आती, तो वोट देने से पहले चुनते कैसे हो कि किसे चुनना है, किसको देना है, वो नहीं पूछा। लेकिन फिर आधार क्या बनता है जब आपके हिस्से की बात ही नहीं है? तो देखिए सर, सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि कोई राजनीतिक बात नहीं करता है। सबसे, अब लोकतंत्र का महापर्व होता है, हर व्यक्ति चाहता है मतदान करूं, देश सुरक्षित हाथों में रहे, ताकि देश सुरक्षित रहे, कम से कम इसलिए हम लोग मतदान करने चले जाते हैं। जब तक लोकतंत्र का महापर्व मनेगा नहीं तब तक देश सुरक्षित नहीं रहेगा। क्योंकि आज भी जो कंडीशन है आप देख रहे हैं, बतौर आप पत्रकार है, भारत के चौथे स्तंभ है, आप अच्छी तरह जानते हैं सर देश में क्या हो रहा है क्या नहीं, शिक्षा कहाँ है कहाँ नहीं, कितनी महंगाई क्या है। मैं यही अपने लोगों, अपने समाज के लोगों, अपने भाई राजनीतिक जो भी साथी हैं, छात्र संघ के या छात्र हैं जो भी, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा, हम लोग इस बार प्राण लें कि हम लोग मतदान करने से पहले सोचें कि कौन सा नेता हमारे लिए कर सकता है और कौन नेता हमारी आवाज को सदन में उठा सकता है। जो सदन में उठाए उसी को चुनेंगे, न कि किसी दल वाले को चुने। हम यही चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, क्योंकि आप जानते हैं कि छात्र संघ चुनाव से एक राजनीति करने वाला बेटा, गरीब का बेटा नेता बनता है, और इसी सड़क और इसी महाविद्यालय की सड़क से निकल के दिल्ली की सदनों में बोलेगा, तभी
बड़े बड़े महाविद्यालय, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनेंगी सर। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक बोलेगा नहीं युवा तब तक कुछ होगा नहीं। आप लोग के बीच का कोई होगा तो आपके हिस्से की बात को समझ पाएगा। आपका नाम? मेरा नाम कार्तिक श्रीवास्तव है। कार्तिक, वही सबसे भी वही सवाल है, क्या है आपके हिस्से का मुद्दा? हमारे हिस्से का मुद्दा ये है कि पढ़ाई हो, अच्छा शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। क्या कमी लगती है इस वक्त आपको पढ़ाई में, कि क्या सुधरना चाहिए, कमी क्या है? कोई भी छात्रों की आवाज कोई उठाने नहीं चाहता है, कोई भी जिसका भी सरकार हो छात्रों के बारे में कोई सोचता नहीं है। और स्वास्थ्य में? स्वास्थ्य में कि स्वास्थ्य की जो भी व्यवस्था है सरकारी से सदर में चले जाएं तो उसकी व्यवस्था कोई जाने के बाद कुछ मिलता नहीं है। सब लोग डॉक्टर देखे इधर से उधर भागे रहते हैं लोग, जो कि ज्वाइन किए हैं लेकिन वो टाइम से ना बैठते हैं ना कुछ करते हैं वो लोग। जो आप लोगों के उम्मीदवार हैं, कहीं इसके हिस्से की बात होती दिखाई देती है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, या वो अपने हिस्से के मुद्दे कर रहे हैं? मैं किसी दल की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि जो भी हमारे बीच आए, जो भी हमारे प्रतिनिधि चुना जाए, वो हमारे युवा, हमारे जो भी समस्या है उसको आवाज उठाए। हम लोग ऐसे प्रतिनिधि को चुनेंगे। अभी भैया ने स्वास्थ्य पे बोला, सही बोले, क्योंकि अभी आप चिकित्सा अस्पताल में जाएंगे, जिला किसी चिकित्सा अस्पताल में, तो वहाँ के डॉक्टर अभी जाएंगे तो सही से इलाज नहीं करेंगे, मनमौजी करेंगे, बेड खाली रहेगा, बेड भी नहीं देंगे। और तो एक ये मुद्दा है कि उनको मतलब सरकार ने ये नहीं बताया है, मतलब आदेश दिया कि आप बाहर की दवा लिखेंगे, लेकिन वो कमीशन की वजह से बाहर की भी दवा लिखते हैं कि लोग जाएंगे बाहर की दवा लेंगे और मेरा उस मेडिकल जो भी संपर्क होगा मेरा वो बनेगा। क्या बोल रहे हैं? देखिए, जैसे मेडिकल विभाग है, मैं चाहता हूं यहाँ के जो भी जिले के जो मेडिकल विभाग के अधिकारी वो खुद मामले को संज्ञान ले। जैसे हम लोग किसी से कहते हैं तो वो कहते हैं तुम बच्चे हो, ये नहीं जानते हम बच्चे तो जरूर, हम भारत के भविष्य भी। आप यही सिखाओगे तो आगे हम भी यही करेंगे अगर नौकरी पा गए तो। आप बताइए कि आप आवाज उठाओ, ये नहीं कह सकते। कहते अरे आप बच्चे हो यार, चलो ठीक है मैनेज कर लो। मैनेज करने से नहीं होता, मैनेज किया जाएगा तो हमारा देश मैनेज होने लगेगा। ठीक बात। हाँ, क्या? सबसे बड़ी उसमें समस्या सरकारी अस्पतालों में ये है कि जो वहाँ पे सरकारी डॉक्टर भी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं। और ये क्या करते हैं कि जो समय हम लोग उनके आने का 10 बजे से लेकर 4 या 2 बजे तक होता है, ये तो आएंगे 11 बजे और 1 घंटा या 2 घंटा रुक के ही तुरंत निकल जाएंगे अपने क्लिनिक पे। इसका संज्ञान हम लोगों ने कई बार, हम लोग छात्र नेताओं ने कई बार जिला सीएमओ साहब को दिया भी था, लेकिन सीएमओ साहब ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया है। चलो एक वापस उल्टा सवाल पूछता हूँ। आपके यहाँ ढेर सारे प्रत्याशी घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, कोई ये बात करता है कि मैं अस्पतालों में डॉक्टरों की बैठकी को ठीक करूंगा? कोई नहीं, ना शिक्षा को लेके कोई बोल रहा है, ना कोई स्वास्थ्य को लेके बोल रहा है। वोट देने जाते हो, ठीक है, जो दिक्कतें हैं, जो मुद्दे हैं, जब उस पर कोई बात करता नहीं दिखता तो वोट क्या सोच कर देते हो? सर जैसे कि अभी बातचीत में निष्कर्ष निकला ही है कि लोकतंत्र का जो ये महापर्व है उसमें सबको मत देने का अधिकार है, सब लोग मत अपना दे रहा है। तो हम लोग भी ये हमेशा ये जो हम लोग जमीनी हकीकत है, हम लोग प्रत्याशी को देख कर ही कहीं ना कहीं देने का कार्य करते हैं। पिछली बार भी एक आस था कि हमारे यहाँ से अतुल राय निकलेंगे तो अतुल राय जाके चिकित्सक क्षेत्र में निकलेंगे, लेकिन उन्होंने भी संलिप्त रहे। आज भी हम लोगों ने एक किसी न कि एक रूप से देखा जाता है, हम लोग आज तो करते हैं किसी न किसी प्रत्याशी पे कि ये जाके हमारे भारत के भविष्य बनेंगे। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, वो विश्वास का आधार क्या होता है? सर विश्वास के आधार उनके जो चुनावी मैनिफेस्टो होता है उसी पे होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आएंगे तो हम लोग जो बात करते हैं वो चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। और दुर्भाग्य तो करना चाह रहे हैं, दुर्भाग्य तो इस प्रकार से रहता है कि कोई दिखने का कार्य भी नहीं करता, चाहे सांसद हो चाहे विधायक। आप में से कोई अगर बोलना चाह रहा है? नहीं, हाँ बोलो। जैसे हम छात्र हैं, हमें स्कॉलरशिप हम छात्रों को जो सरकार देती है वो जिले के जितने 75 जनपद है उत्तर प्रदेश के, ये समाज कल्याण के अधिकारियों को अगर सरकार थोड़ा सा टाइट कर दे तो हर छात्र पढ़ लेगा, क्योंकि ये लोग बड़े बाबू मिल के सब अपना घाल मेल कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि आज देश में महंगाई जिस तरह है, महंगाई छोड़िए, मैं चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप मिल जाएगा तो हर भारत का भविष्य सुधर जाएगा। तो मतलब जो स्कॉलरशिप योजना है समाज कल्याण विभाग की आप जो बता रहे हैं वो आप बोल रहे हैं कि छात्रों तक नहीं पहुंच रही है? बिल्कुल नहीं पहुंचती है सर, 100 में 60 हो जाता है, 40 में। अच्छा, थोड़ा सा इस योजना के बारे में बताओ कि कितना मिलना है, क्या आधार है और किसको मिलता है? आधा में हो जा रहा है सर। अब क्या वो योजना बताया जाए, जो चीजें आती है हमारा मैनिफेस्टो जो सरकार का। कितना स्कॉलरशिप का मिलना चाहिए था, कितनी राशि है? मिले कि जो स्कॉलरशिप है, कॉलेज की फीस है वो 99% पे हो जाए। अभी प्रावधान क्या है, अभी कितनी स्कॉलरशिप? हाँ, सर पहले क्या होता था, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐसा नहीं था, तो अगर बीए का फीस अगर 3500 रहता था
तो जब स्कॉलरशिप हम लोग भरते थे तो शिक्षण शुल्क जो रहता था हम लोग 3500 भरते थे, तो उसके हिसाब से 3800 या 4000 तक आते थे। अब क्या हो रहा है कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने क्या कर दिया है कि अगर मैं DCSK पीजी कॉलेज का छात्र हूँ तो DCSK पीजी कॉलेज में कॉलेज शुल्क जो है उसको, जो यूनिवर्सिटी शुल्क है उसको घटा दिया है। जैसे यूनिवर्सिटी शुल्क अगर 2000 है तो कॉलेज शुल्क अगर 1500 है तो उसको डिवाइड कर दिया है। अब मुझको कॉलेज फीस तो 1500 देना है और यूनिवर्सिटी शुल्क 1000 और प्लस 1000 दोनों सेमेस्टर में देना है। उस सेमेस्टर फॉर्म भरेंगे तब देना है। तो हम लोगों को क्या हो रहा है कि हम जब स्कॉलरशिप भर रहे हैं तो अब 3500 नहीं लिख रहे हैं, अब 1500 लिख रहे हैं। और हम लोगों की स्कॉलरशिप कितनी आ रही है? 1800 से 2000। और हम लोग कहीं ना कहीं राउंड फिगर पूरा साल भर की योजना निकालें तो 4000 के करीब हम लोग फीस दे रहे हैं और स्कॉलरशिप आ रही है 2000। वो भी कहीं ना कहीं 70 से 60% लोगों तक ही पहुंच पा रही है स्कॉलरशिप। और सबका कहीं सभी विद्यार्थियों का ये उद्देश्य रहता है कि हमारा पिछले जो स्कॉलरशिप आएगा। ऐसे हमारे डिग्री कॉलेज में लगभग 6000 विद्यार्थियों में से बहुत से घर के लोग हैं जो पिछले स्कॉलरशिप से ही अगली क्लास में जा पाते हैं। तो स्कॉलरशिप का तो मुद्दा हाँ, वो भी और जायज बात है। मैं इसलिए समझना चाह रहा था, जैसे आपने समझाया ना कि आखिर चीज फंस कहाँ रही है, वो समझना जरूरी है। मेरे ख्याल से तमाम लोगों की बातें आ गई, आप लोग के मुद्दे आ गए, आप लोग की बातें आ गई। एक अपील के साथ इस पूरी चर्चा को खत्म करूंगा कि बहुत वाजिब तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से और बिना हल्ले के, जो मैं चाहता था कि बिना हल्ले के, वरना हमको कोई बता रहा था कि मऊ में अगर जाओगे तो बिना हल्ले के चर्चा करना मुश्किल हो जाएगा। बिना हल्ले के इस चर्चा को खत्म किया है। पीछे दीवार पर कई लोगों के साइन है। ऐसा ही एक वादा मैं भी लेना चाहता हूँ। वो वादा या वो अपील ये है कि ढेर सारे दोस्त हैं, ढेर सारे परिवार के लोग हैं घर में, एक काम करना, आज से जाकर सबको जागरूक करना कि हम लोग तो मुद्दे की बात करके आ गए, लेकिन मुद्दे की बात बातों तक सीमित रह जाती हैं अगर वोट नहीं होता है। तो मुद्दों पर वोट डालना शुरू करोगे तो नेताओं को भी बहुत जल्दी समझ आएगा कि ये जो लाइन लगी है ये मुद्दों वालों की लाइन है, समीकरणों की, बिरादरियों की, जात की, उन तमाम चीजों की लाइन नहीं है। तो इसलिए यही अपील कि अपने अपने हिस्से का और अपने अपने हिस्से का मुद्दा भी चुन लीजिए, अपने अपने हिस्से का पक्ष भी चुन लीजिए, किसी को भी चुनिए लेकिन वोट जरूर करिए। क्योंकि जब वो ताकत आप दिखाते हैं तो जो कई लोगों ने कहा कि हमारी सुनवाई नहीं होती, कम से कम आप ये बता सकते हैं कि किसे चुना था, तो कई बार आपके पास ताकत होती है किसी को बदलने की भी। इस अपील के साथ कि खूब मतदान होगा, इस चर्चा को यहीं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।